हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ पॉलिटी मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका 3, यानी कि दो मॉक टेस्ट आपके ऑलरेडी पॉलिटी के हो चुके हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जाता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, इसीलिए ऐसा प्रश्न लाया गया है आपके लिए। तो हमारा प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, ईस्वी पूछा गया है। तो ये हुआ है 1956 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कैमा? तो 7वां। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 पर। वही बात कर ले कि किसके सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन कर सकते हैं कि फजल अली आयोग। कौन आयोग? तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर क्या हुआ था? राज्यों का राज्यों का क्या हुआ था? पुनर्गठन किया गया था। तो ये एक पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं और क्या जान सकते हैं कि, और इसमें एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि राज्यों के निर्माण पर सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो किसके क्या नाम था? एसके धर समिति। कौन समिति? एसके धर समिति। इसकी अध्यक्षता में ही क्या हुआ था? राज्यों के निर्माण पर एक समिति बनाई गई थी। ठीक। वही जेबीपी समिति की बात करें तो जयपुर में धर समिति के रिपोर्ट पर विचार किया था। लेकिन क्या कहता है, मेनली जो पॉइंट इसमें जानना जरूरी था वो आपको बता दिया। वहीं क्या आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर करने की मांग में ही क्या हुआ था? 1953 का बात है कि क्या हुआ था? तेलुगु भाषा को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। तो ये डेट भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। तो ये डेट में याद रखिएगा। अब फिर 2014 में 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से क्या कर दिया गया था? तेलंगाना राज्य पर निर्माण कर दिया गया था। तो ये सब ये पता होगा क्योंकि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब आ जाइए आज के दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी कि कौन सा बाद का फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषित कर दिया था कि उद्देशिका है जो किसका हिस्सा नहीं है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये हुआ था बेरुवाड़ी बनाम मद्रास राज्य बाद में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो इसको कर लीजिएगा, बेरुवाड़ी बनाम। पूरा नाम अगर कभी दिया रहे तो ये भी याद रखिएगा कि बेरुवाड़ी बनाम मद्रास राज्य बाद, जो कि कब लाया गया था? तो 1960 में लाया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसी बाद में क्या हुआ था? प्रस्तावना या उद्देशिका क्या थी? संविधान का अंग नहीं माना गया था। वही बात कर ले 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बाद, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बाद। और इसमें क्या क्या था? हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि प्रस्तावना संविधान के किसी भी भाग में संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को आधारभूत ढांचा में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने का जरूरत नहीं है,
बस यहाँ पे आया तो बता दिया गया। वहीं आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार ही हुआ है। तो एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? प्रस्तावना में, चूंकि प्रस्तावना का ही यहाँ बात आया है, तो प्रस्तावना में अब तक क्या हुआ है? केवल एक बार संशोधन किया गया, केवल एक बार संशोधन किया गया है, ठीक। अब बढ़ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। मौलिक अधिकार क्या है? आपसे सीधा सीधी पूछा गया कि है क्या, बाद योग है या अबाद योग है, लचीला है, कठोर है। तो जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? बाद योग्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। वही बात कर लें कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। और आपको हम पॉलिटी का चैप्टर वाइज भी पढ़ाए हैं, तो आप लोग जाके देखिएगा पूरा वीडियो, संडे स्पेशल टॉपिक वाइज में। अब वही बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। मूल संविधान में कितने का प्रावधान किया गया था मौलिक अधिकार का? तो 7। किसमें? मूल संविधान में। जब पूछे क्वेश्चन बहुत अंतर हो जाता है, कब? जब आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, तब क्या हो जाएगा आंसर? 7। लेकिन अगर वही आपसे प्रश्न पूछ दे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तब क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6। तो इसको प्रश्न को पहले इसमें ध्यान पर रखना है। वही मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको पता है कि 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। तो ये सब आपको हम टॉपिक वाइज में डिटेल से पढ़ाए हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4, जो कि आ गया है मिलान करने वाला, सूची 1 और सूची 2। इधर अनुच्छेद है और उधर आपको बताना है ये अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 312 जो कि अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। वही अनुच्छेद 155 की बात कर ले, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। और 324 की बात कर ले, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और 315 लोक सेवा आयोग से। और ये चारों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो ये सब ध्यान में आपको रख लेना चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए 5 नंबर पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो निहित कब है, किसमें है? अनुच्छेद 53 में। और आपको हम बहुत बार राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न बहुत सारे करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 51 में क्या मिलता है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होता है कि अंतर्गत राज्य सरकार को, या सीधा सीधी अंतर्राष्ट्रीय शांति, ध्यान रखिए। वही अनुच्छेद क्या कहता है 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 51 में क्या पूछा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का, अंतर्राष्ट्रीय शांति। वही बात कर ले अनुच्छेद 54 के अंतर्गत क्या हो जाता है? तो इसमें आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन है। और कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको पता हो, तो जैसे अनुच्छेद 56 के अंतर्गत क्या हो जाता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन हो जाता है। और अनुच्छेद 74 में क्या हो जाता है? राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद का सहयोग करते हैं, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये सब पॉइंट तो लिख ही चुके हैं कई बार, यहाँ अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव। देखिए प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, आपसे यहाँ डेट पूछ लिया गया है।
तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था वो कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। तो कहाँ है ये ऑप्शन? 22 जनवरी 1947 यहाँ पर कर लीजिएगा। तो 22 जनवरी 1947। ठीक, वही बात करें कि प्रस्तावना, देखिए आ गया फिर से कि उद्देश्य प्रस्ताव, यही था ना उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको क्या किया गया था। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था या फिर कब पारित किया गया था, तब यही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। वही बात कर ले फिर से प्रस्तावना की। तो अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और अभी आपको बता ही चुके थे कि प्रस्तावना में क्या हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, और वो भी कब? 42वां, जो कि 1976 के तहत हुआ था। ये चीज बता चुके हैं आपको। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ की क्रांति से प्रभावित है? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है या प्रभावित है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको बताने का प्रयास किया जाता है ताकि आपका प्रश्न छूटे नहीं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? यहाँ आपसे क्या किया, अगर लोकसभा विचार करके भेज दिया किसको? वित्त विधेयक को, तो राज्यसभा अधिकतम कितना समय तक रोक सकता है? यही प्रश्न आपसे पूछा गया। तो राज्यसभा जो है अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वहीं कुछ और भी जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान मतलब क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो जो धन विधेयक की परिभाषा है वो आपको किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। और ये जान ही गए कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा अगर धन विधेयक को 14 दिन के अंदर नहीं लौटाता है तो दोनों सदनों द्वारा क्या पारित माना जाता है। वही बात करना कि और क्या हो सकता है इसमें पॉइंट जो हम लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना सदन में नहीं लाया जा सकता। तो ये चीज भी नोट डाउन कर सकते हैं कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना सदन में नहीं लाया जा सकता है। सदन में नहीं लाया जा सकता है। इसके पहले भी आपको 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ करवाया जा चुका है। तो आप लोग सारा विषय देखिए, सारे विषय का आपको प्रश्न से लेके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी आपके लिए अच्छा कर सकेंगे। तो धन विधेयक क्या है? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना सदन में नहीं लाया जा सकता है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जिसको लिख सकते हैं। तो क्या कि जो धन विधेयक है उसको केवल लोकसभा में ही, कहाँ? तो लोकसभा में ही क्या कर सर्वप्रथम लाया जा सकता है। सर्वप्रथम लाया जा सकता है। आप खुद देखिए ये सब एग्जाम में आते हैं कि नहीं। आप लोग प्रीवियस ईयर सेट बनाया कीजिए और रटा क्वेश्चन को भूलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि रटाया हर किसी को याद होता है। तो कुछ डिफरेंट करिए सबसे, तभी रिजल्ट होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला में क्या है? सार्वजनिक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये सही है। राज्यसभा, वही बात करें जनगणना
संघ सूची में आता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो कि द्वितीय अनुसूची में दिया हुआ है, यही क्या है, गलत दिया हुआ है। आगे देखते हैं, दल बदल विरोध जो कि किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में, तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो कि द्वितीय अनुसूची दिया है, तो द्वितीय अनुसूची नहीं है, बल्कि किसमें है, चौथी अनुसूची में है। किसमें, चौथी अनुसूची में है, इसलिए ये क्या हो गया, सही सुमेलित नहीं था। वही बात कर ले कि मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची का प्रावधान किया गया है, तो 8 अनुसूची का। कितनी, तो 8 अनुसूची, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कितना है, तो 12 अनुसूची। वर्तमान में कितना है, तो 12, लेकिन ये मूल संविधान में कितना है, तो 8। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह से दोनों को ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि हमारा आ जाएगा क्या, प्रश्न नंबर 9। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपाध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और अब और इसमें संबंधित प्रश्न क्या जान सकते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष हो, विधान सभा का अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन क्या होता है, विधानसभा के सदस्यों में ही किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों में ही किया जाता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, किया जा। और वही बात कर ले कि विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को क्या किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि सदस्य का बहुमत से ही हटेगा और सदस्य में से ही इसका चयन किया जाता है। वही बात कर ले कि अनुच्छेद 100 अनुसार कितना, अनुच्छेद 179, अनुच्छेद 179 के अनुसार क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद क्या होना, रिक्त होना, रिक्त होना या फिर पद त्याग या पद से हटाने से संबंधित है। कौन, तो अनुच्छेद 179। वहीं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का प्रावधान किसमें है, ये भी पूछ सकता है कि पद का प्रावधान किसमें है, किस अनुच्छेद में, तो पद का प्रावधान जो हो जाएगा अनुच्छेद 93 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 10। देखते हैं 10 में क्या है। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह हुआ है किस अनुच्छेद में, ही पूछा गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। क्यों, क्योंकि ये सब प्रश्न काफी रिपीटेड प्रश्नों में से एक। ये जो हुआ है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, जो कि मंत्रिमंडल शब्द का क्या हुआ है, एक ही बार प्रयोग हुआ है। और आपको पता है कि मंत्रिमंडल की बात कर ले तो केवल कैबिनेट मंत्री ही इसमें शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री। ये चीज याद रखिएगा कि केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं किसमें, मंत्रिमंडल में। ऐसे संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, जब इसका 44वां, ऐसे पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या है, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है, 352 में जोड़ा गया है। लेकिन संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है। इस तरह से लिख सकते हैं कि संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है।
आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से सॉल्यूशन दे पाएँ। गला भी देख रहे हैं मेरा थोड़ा सा ख़राब है, पर आप लोग का क्लास लेना है रेगुलर, तो इसीलिए ले रहे हैं। बाकी देखिए 10 प्रश्न पूरे हुए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है मेरा, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। और हाँ, आपको हर विषय का ये मॉक टेस्ट कराया जा रहा है और कराया जाता रहेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम, फिर मैराथन भी चलेगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, बाकी कंटेंट आपको अच्छा देना मेरा काम है। अब आइए प्रश्न नंबर 11। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो जो भारत छोड़ो ये प्रतिक्रिया में किसका प्रतिक्रिया? तो क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये टाइप मिस्टेक है, क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ लिख देते हैं सही से, क्रिप्स प्रस्ताव। वही क्रिप्स मिशन जो कि 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था, और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में स्वशासन की स्थापना। जब कांग्रेस ने क्या किया था? क्रिप्स मिशन का विरोध किया था, क्योंकि भारत अनेक टुकड़ों में इससे बंट सकता था। तो और पृथक निर्वाचन तथा अलग देश के रूप में पाकिस्तान का मांग पूरा नहीं होने के कारण मुस्लिम लीग ने भी इसका क्या किया था? विरोध किया था। तो क्रिप्स और वही बात कर ले, क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित एक कथन था, जो किनका था? जवाहरलाल नेहरू जी का। और इन्होंने क्या कहा था? कथन इनका एक काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। आप लोग सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है? आज थोड़ा तबीयत मेरा सुस्त है, इसलिए उतना नहीं लिख पा रहे हैं, न ज़्यादा बोलने का मन कर रहा है। और बाकी आप पीछे का वीडियो देखिएगा, जिसमें तबीयत ठीक है तो कितना एनर्जी रहता है। लेकिन आज थोड़ा सुस्त हैं, तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि कथन में क्या जवाहरलाल नेहरू का था कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। तो ये चीज़ आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अब बढ़ जाते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल क्या है? किसका पूछा गया है? तो राष्ट्रगान का। आपको पता है राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। और ये संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन काल क्या है? 52 सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात कर ले कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने इस तरह से लिख लीजिए कि संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया था या स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को क्या कर लिया था? स्वीकार किया था। और वहीं आपको पता है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 1911 का। कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ क्या हुआ था? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं, सर्वप्रथम गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस टाइम? कलकत्ता अधिवेशन के, जो 1911 में हुआ था, तो बिशन नारायण धर। वहीं अगर संक्षिप्त अवधि गायन काल का पूछ ले, ये तो संपूर्ण पूछा गया था, संक्षिप्त अवधि जो कि पूछा भी जाता है, तो 20 सेकेंड। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक? चलिए अब आ जाते हैं, बाकी आपको राष्ट्रगान के बारे में हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे बढ़ जाते हैं 13वें नंबर प्रश्न पर। देखते हैं क्या है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य काल कहाँ से लिया गया है?
तो शून्यकाल कहाँ का देन है? भारत का ही देन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है कि भारत की ही संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया, तो भारत को। और आपको पता होगा कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। और शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में क्या है? उल्लेख नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और शून्यकाल का जो समय होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यानी कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ये टाइम भी हो सकता है आपसे पूछ दे, तो ये इसको याद रखिएगा। चलिए अब आज के 14वें नंबर प्रश्न की ओर देख लेते हैं। हमारा 14वां नंबर प्रश्न क्या है? किस संशोधन द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन, जो कि कब? तो 1991 द्वारा, 1991 के द्वारा ही क्या किया गया? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को विशेष दर्जा दिया गया। ठीक। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई। तो इसको लिखना नहीं है, बस ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। चलिए इसका बस इतना ध्यान रखिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15 पे। राज्य निर्माण की तिथि में कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि इसका स्थापना वर्ष दे दिया है, आपको बताना है इसमें कि कौन सा सही है। तो हरियाणा का दिया है क्या? 1 नवंबर 1966। ठीक। तो हरियाणा का जो बात है ये सही है, यही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मिजोरम का कब हुआ था, जो कि गलत दिया हुआ है, 20 फरवरी 1987। तेलंगाना अभी कुछ देर पहले भी चर्चा किए कि 2 जून 2014 को इसका हुआ था निर्माण या स्थापना, गठन किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ का बात कर ले तो 1 नवंबर 2000। और ये राज्य का हमेशा एग्जाम में गठन वर्ष पूछ लिया जाता है। वर्तमान में कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य हैं। और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? संघ राज्य क्षेत्र जो कि कितने हो जाएंगे? तो 8। ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 16 पे। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, यानी किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है? आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग को हम बहुत अच्छे से पुराना जो भी वीडियो पहले कराया गया उसको देखिए। हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे थोड़ा आप लोग को सॉल्यूशन देते हैं ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को रेगुलर क्लास लेना ही है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी रहा केंद्र राज्य विधायी संबंधों की विस्तृत चर्चा का बात, तो अनुच्छेद 245 से 255 तक में आपको मिल जाएगा, इसके संबंधों की विस्तृत चर्चा की गई है। वही बात कर ले कि केंद्र और राज्य के बीच 3 सूची भी बांटा गया है, जो कि आपको हम काफ़ी बार बताए भी है, लिखाए भी हैं। 3 सूची का जिक्र है, जिसमें कौन सा सूची? समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय रखा गया और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय रखा गया है। ये सब बता चुके हैं, तो आप लोग को पता ही होगा जो रेगुलर सेशन करते होंगे। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो देखिए ये प्रश्न तो आपको हम पहले ही करवा चुके हैं कि धन विधेयक 110 में है इसका परिभाषा का वर्णन।
चूंकि उसमें था धन विधेयक से संबंधित प्रश्न, तो वहाँ पर ही आपको क्लियर कर दिए थे। वहीं आपको बता भी दिए कि धन विधेयक सर्वप्रथम क्या होता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, और 14 दिन के अंदर क्या होता है, स्वीकृति देना होता है, तभी राज्यसभा द्वारा क्या होता है, पारित माना जाता है। ये सब चीजों की चर्चा अगले क्वेश्चन में ही कर चुके थे हम लोग। अब आ जाइए 18वें प्रश्न, बेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो बेवेल योजना जो है 1945 में प्रस्तुत की गई थी। और रहा बात की बेवेल योजना पर विचार करने के लिए क्या हुआ था, 1945 में शिमला सम्मेलन का भी क्या हुआ था, तो ये डेट भी इसी से संबंधित है कि शिमला सम्मेलन का आयोजन भी कब हुआ था, तो 1945 में ही हुआ था। ठीक, और कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने क्या लिया था, भाग लिया था। लिखने का मन नहीं आज कर रहा है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, बोल के निकाल ले रहे हैं, बाकी ऐसे हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाते हैं। अब आ जाइए 19 नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, जो कि रेगुलर आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग आंसर नहीं देते हैं। तो अगर वीडियो देखते हैं तो पढ़ते हैं तो आंसर भी देने का कोशिश करिए। कोशिश क्या, पढ़ते हैं तो आंसर कौन देगा, आप ही लोग दीजिएगा ना। तो आज का पहला प्रश्न है पॉलिटी से ही कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। ये है पहला प्रश्न, और वही आपसे पूछा जाता है जो कि आप रेगुलर पढ़े हैं, आपको पढ़ाया गया है फुल डिटेल्स के साथ। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन। ये तीनों का आपको अनुच्छेद बताना है बारी बारी से, कौन किस अनुच्छेद में है। तीसरा प्रश्न आपसे है संघ सूची, राज्य सूची, और कौन सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसमें कितने विषय शामिल है ये बताना है, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। अब फटाक से आ जाते हैं कौन से प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है, यानी कि भारत कैसा राज्य है, तो कल्याणकारी राज्य है, जो कि कहाँ मिलता है इसका, तो राज्य के नीति निर्देश तत्व में इसका उल्लेख मिलता है। और ये सब आपको पता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद में आपको उल्लेख इसका मिलेगा। और ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन, कौन ऑस्टिन, नाम याद रखना है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था, संविधान की मूल आत्मा कहा था, किसको, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, किसका, संविधान का मूल आत्मा। अब आ जाइए आज का 20वां प्रश्न, जो कि हमारा होगा अंतिम प्रश्न। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा। और वही बात कर ले कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, लोकसभा का गठन किससे संबंधित है, अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 81 से संबंधित है, किससे, 81 से है। और लोक वही बात कर ले कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति संसद के सन को आहूत करते हैं और लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब लोकसभा के बारे में वही आपको सब कुछ इससे पहले भी बता चुके हैं। चूंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज के लिए इतना ही।